तो कैसे हो सभी के सभी। देखो, तुम्हारे लिए क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस ला दिया हूँ। तो अगर तुम लोग नहीं जानते हो मुझे, तो मेरा नाम अविनाश चौहान है। सबसे ये बहुत ही पुराना चैनल तो है, लेकिन मैंने इसमें वीडियोस नहीं डाला था इससे पहले कभी। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लास 10th का। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन जो तुमको पढ़ना है इसमें पहले कि चेंजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले इसके जितने भी नोट्स हैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर के तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी सिर्फ वीडियो को समझते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी रिएक्शंस होंगे, सारे के सारे रिएक्शंस को एक वीडियो में कवर कर देंगे, सारा का सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस चैप्टर से और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गो थ्रू ऐसा ही कर लेना, काम चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें तुमको पढ़ना है कि चेंजेस क्या होते हैं, व्हाट आर चेंजेस। भैया चेंजेस क्या है? तो देखो बाबू, इसमें क्या तुमको पढ़ना है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का फाइनल स्टेट उसके ओरिजिनल स्टेट से डिफर कर रहा है, अगर किसी भी सब्सटेंस का फाइनल स्टेट उसके ओरिजिनल स्टेट से डिफर कर रहा है, तो बोलेंगे कि वो एक चेंज है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिया सोडियम, ठीक है, मैंने लिया सोडियम, सोडियम में मैंने डाल दिया क्लोरीन Cl2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसको NaCl बोलते हैं। NaCl यानी कि नमक का फॉर्मूला होता है। पहले आपके पास में क्या था? सोडियम था। भैया सोडियम को पानी में डाल दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत विग्रस में एक्सप्लोजन होगा। लेकिन उसके अंदर क्लोरीन को मिला करके तुमने नमक बना दिया। अब उस नमक को तुम यूज कर सकते हो, जहां पे भी किसी को भी नमक यूज कर सकते हो। तो चेंजेस क्या था कि अगर किसी भी सब्सटेंस के फाइनल स्टेट से उसका ओरिजिनल स्टेट डिफर कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि भैया इसके अंदर चेंजेस हो रहा है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो तुम किसी से प्रेम करते हो, ठीक है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, वो पहले आपके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल था, जो भी हो बहुत ज्यादा लॉयल था। वो चेंज होकर के किसी और को मतलब हो गया सेटिंग उसका, ठीक है। तो वो अब उसका चेंजेस हो गया कि पहले तुमको तुम्हारे लिए वो लॉयल था, लेकिन अब दूसरा कुछ चीज हो गया तो उसका चेंज हो गया। तो दिस इज नोन एज चेंजेस। तो सबसे पहले आपको पढ़ना था कि चेंजेस क्या होते हैं। अब चेंजेस तुम्हारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। इसको समझते हैं कि क्या होता है। अब चेंजेस पढ़ना है कि चेंजेस क्या होता है। चेंजेस दो टाइप के होते हैं, बताया था मैंने। पहला चेंजेस होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में वो होता है भैया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज जाती है। जिस चेंज के अंदर उस सब्सटेंस की या फिर उस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं कि इसके अंदर फिजिकल चेंज है। लेकिन उसके अंदर केमिकल चेंजेस उसके नहीं होंगे। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज चेंजेस बट नो केमिकल के चेंजेस के अंदर नहीं होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की चेंज हो जाएगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, तो बोलेंगे कि ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स क्या होता है? वैक्स क्या होता है? व्हाट इज वैक्स? वैक्स क्या होता है भैया? देखो, मोमबत्ती देखोगे, मोमबत्ती मोमबत्ती का जो मोम होता है ना, मोम, उसको वैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो पिघल जाता है, तो पिघल करके तो पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन 1-2 घंटे 3 घंटे बाद फिर छोड़ दोगे तो फिर से वो अपना मोमबत्ती या फिर वैक्स टाइप का बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। उसको लिक्विड में मैंने कर दिया, पिला करके फिर से उसको सॉलिड में कर दिया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मतलब बर्फ होता है। बर्फ को आप रख दिए खुला में तो पानी बन गया, अब फिर उसको फ्रीजर में रखोगे तो फिर से वो बर्फ बन जाएगा। तो ये होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जिस भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसको बोलेंगे कि भैया इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस हो रही है और इसके अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल चेंज। एक और एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट खाए होगे कभी भी? चॉकलेट को पिघला देते हैं तो लिक्विड बन जाता है, फिर से उसको फ्रीज में रख देंगे तो फिर से चॉकलेट बन जाएगा। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन उसका चेंज हो गया होगा। जैसे मैंने क्या लिखा कि इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज बट नॉट द फिजिकल चेंज। उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा, तुमको नहीं लगेगा भैया चेंज हुआ, दिख भी नहीं करेगा तुमको, केमिकल चेंज हुआ होगा उसके अंदर। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आयरन मतलब होता है लोहा। लोहा का अंदर जंग लग गया, रस्ट लग गया, तो क्या होता है? केमिकल चेंज, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, वो कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड। पेट के अंदर जितने भी खाने चीज पच रही है, जो भी तुम कचर पचर बर्गर मोमोज फलान ढमकाना जो भी खाते होगे, सब कुछ पच रहा होगा इसके अंदर, तो वो होता है डाइजेशन ऑफ फूड। और जो कि आपके पेट के अंदर हो रहा होता है वो होता है केमिकल चेंज, आपको नहीं दिखेगा लेकिन हो रहा होगा, ठीक है। इस केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, ठीक है। याद रखना, चेंज दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। देखो, एक चीज जनरली बताना भूल गया था मैं तुमको कि फिजिकल चेंज जो होता है तुम्हारा फिजिकल, ये आपका रिवर्सिबल चेंज होता है। फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं, फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं।
ठीक है, रिवर्सिबल चेंज इसलिए बोलते हैं कि उसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको उस प्रॉपर्टी से दूसरी लाया जा सकता है। जैसे कि आपने वैक्स को पिघला दिया, वैक्स को पिघला करके लिक्विड बना दिया, अब उसको तुम वापस से वैक्स बना सकते हो, इसलिए इसको रिवर्सिबल चेंज बोला जाता है। केमिकल चेंज को जनरली नॉन रिवर्सिबल चेंज बोला जाता है, फिर इरिवर्सिबल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये दो चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था। अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चेंजेस मैंने तुमको बता दिया, अब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, जब भी कभी भी कोई चेंज हो रहा होगा, एक से ज्यादा केमिकल, एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस बनाएंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, उसको बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज अ चेंज इन विच वन और मोर देन सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एक से ज्यादा सब्सटेंस या फिर एक से ज्यादा केमिकल जब एक साथ रिएक्ट होकर के कोई दूसरा प्रोडक्ट या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, फिर एक होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं, तो बोलते हैं उसको कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो चीजें लिया, मैंने क्या क्या लिया, सोडियम लिया, उसको पानी के अंदर डाल दिया। जब सोडियम को पानी के अंदर डाल दिया तो हमारा बना कास्टिक सोडा, विच इज NaOH, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। पहले क्या था कि सोडियम की प्रॉपर्टी अलग थी, सोडियम की प्रॉपर्टी अलग थी। अब यहाँ पे पानी की प्रॉपर्टी भी अलग थी, पानी पीने लायक था भाई साहब। लेकिन जब इसके अंदर जब सोडियम को पानी में डाल दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों की चेंज हो गई। तो हम क्या बताएंगे कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब एक से ज्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, दूसरा सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स तुम लिख के चले आना, कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में दो चीज होता है, इधर के जो चीज होता है ना, इधर का जो ये लेफ्ट साइड वाला चीज होता है, जो लेफ्ट साइड वाला होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं रिएक्ट करवाने के लिए कोई चीजों को। ठीक है, ये होता है रिएक्टेंट। अब जो चीज बन करके आता है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कुछ तो बन करके आएगा, तो वो उसको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है। क्या है, इधर वाला प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। इधर जो लेफ्ट साइड में होगा उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो मिल करके बन रहा होगा उसको बोलेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट बना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा कोई भी केमिकल रिएक्ट करता है एक दूसरे सब्सटेंस को बनाने के लिए जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, मैंने तुमको दो एग्जांपल दे दिया, मैंने ही बता दिया कि लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछना, मैं तुमको बता दूंगा। इसका टेलीग्राम पे तुमको नोट्स मिल जाएगा। चलो अब देखो, अब तुमको बताना है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो भैया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं यार, केमिकल इक्वेशन सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा फॉर्मूला डेफिनेशन में कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद यूजिंग, किसी चीज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज का यूज करते हैं कि बताते हैं कि भैया वो क्या है, कि वो रिएक्शन क्या है, उसको बताते हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया CH4 इज मीथेन। इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ में जलाएंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पानी मिलेगा। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, G इज फॉर गैस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, G इज फॉर गैस। ठीक है, अब तो यही तरीका है इसके रिप्रेजेंट करने का, इन सब तरीकों को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जी यहाँ पे गैस को लिया गया, अगर कहीं L लिखा होगा तो बोलोगे भैया वो जो प्रोडक्ट है, वो जो चीज है वो लिक्विड में आया है। S मतलब क्या होता है, सॉलिड। S मतलब होता है सॉलिड, कि उसको सॉलिड में लिया गया है। अब AQ लिखा है, ये क्यू लिखा है, ठीक है। AQ का मतलब होता है एक्वस, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब उसके अंदर चीजें मिली होंगी, दो तीन चीजें उसके अंदर मिली होंगी, ठीक है, तो उसको एक्वस बोलते हैं। तो समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता भैया, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीके को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस चार चीज तुम्हारे पास में थी कि G मतलब होता है गैस, L मतलब होता है लिक्विड, S मतलब होता है सॉलिड और AQ का मतलब होता है एक्वस, और इससे अलावा और कोई चीज नहीं है। ये दो एग्जांपल्स और डेफिनेशन तुमको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से कर लेना। अब पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन जब हो रही होगी तो क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रहा होगा, क्या क्या चीज हो रहा होगा।
चलो देखो, अब तुमको अब बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही होंगी। तो सबसे पहले देखो 5 चीजें इसके अंदर होती हैं, 5 सिर्फ मेनली 5 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन मतलब गैस निकलेगी जब रिएक्शन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जनरली उसके अंदर गैस निकलता है। वो गैस कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कोई भी गैस निकलेगी, ठीक है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा भैया। हो सकता है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, केमिकल रिएक्शन जब करोगे हो सकता है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। इसके अंदर 2 टर्म्स आता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में दो चीज आएंगी। पहला आएगा कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब बताते हैं, रुक जाओ। पहला है तुम्हारा एंडोथर्मिक और दूसरा है एक्सोथर्मिक। ये मैं तुमको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तुमको सिर्फ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एंडोथर्मिक मतलब होता है जिसके अंदर आप दे रहे हो हीट को, आप दे रहे हो हीट को, उस चीज को जलाने के लिए आप उसको हीट दे रहे हो, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जब आपने रिएक्शन किया तो ऑलरेडी आपको हीट देगा, वो हीट आपको देगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सोथर्मिक और ये होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन करोगे तो आपको हीट देना पड़ेगा जलाने के लिए। एक्सोथर्मिक मतलब जब रिएक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली हीट आपको दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम को जब पानी में डालोगे तो आपको हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हीट देगा कि वहां से भाग जाओगे तुम, ठीक है। तीसरा क्या होता है? चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाएगा भैया, पता है, पता चला नीला से पीला हो गया, पीला से हरियर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो कलर में चेंज हो जाएगा जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं, ठीक है, पीपीटी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि भैया जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो हो सकता है कि कोई 2 3 4 5 चीजें होंगी जो नीचे बैठ जाए, उस बीकर में फिर किसी चीज में जब रिएक्शन कराओगे उसमें बैठ जाएगी नीचे, एक फॉर्म होकर के नीचे बैठ जाएगी, जैसे बालू नहीं बैठ जाता है पानी में, उस तरह से वो चीजें बैठ जाएगी, तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो सकता है भैया, पता चला सॉलिड लिए थे तुमको लिक्विड मिल गया, पता चला लिक्विड लिए थे सॉलिड मिल गया, तो ऐसे होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो 5 चीजें मिलनी होंगी, गैस का एवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, या फिर उसके स्टेट में चेंज हो सकता है। तो ये 4-5 चीजें थी जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन होने पे तुमको दिखाई देगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तुमको क्या पढ़ना है कि नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस, की कुछ आयंस के नेम बता दे रहा हूँ, जिसको पढ़ लोगे तो आसानी रहेगा तुमको उसके केमिकल फॉर्मूला बनाने में, ठीक है। जैसे कि सोडियम को N+, अगर N+ लिखा है इसका मतलब है कि सोडियम की वैलेंसी यहाँ पे 1 है। पोटेशियम K+ लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, +1 है, +1, ठीक है। सिल्वर लिखा है Ag+1, इसका वैलेंसी +1 है। कॉपर 2 है, कॉपर के 2-3 होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जब 12th में जाओगे तो समझ में आएगा कि कॉपर 2+ होता है, 3+ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? कॉपर सेकंड है। कॉपर सेकंड का मतलब होता है Cu2+, कॉपर की वैलेंसी जो है वो 2+ है, तो कहीं भी कॉपर से रिएक्शन करा रहे होंगे तो उसकी वैलेंसी 2 मानकर चलेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम 2+ का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम की यहाँ पे वैलेंसी क्या है? 2+ है। कैल्शियम 2+ मतलब क्या हो? कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। आयरन 2 Fe2+ मतलब क्या हो कि आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, +2 में है, ठीक है। जिंक क्या है? जिंक है 2+, जिंक की वैलेंसी 2+ है। कॉपर है, कॉपर की सारे वैलेंसी लिखी हुई है उसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन बना दे रहा हूँ कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, वैसे तो होती, मतलब आयरन तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है, लेकिन हमारे पास में 2 है, तुमको 10th पढ़ना है। एक है आयरन का 2+ और एक है आयरन का 3+। वहां पे तुमको बता दिया रहेगा कि आयरन 3+ लेना है कि आयरन 2+ लेना है। अगर नहीं दिया हो तो जनरली आप Fe2+ लेंगे, ठीक है। Fe3+ यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आयरन की वैलेंसी ये होगी। अब मैंने यहाँ पे इस सब का लिखा नहीं है, लेकिन तुमको पता ही होगा कि H+, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एक वैलेंसी है। H- मतलब हाइड्राइड, H- मतलब हाइड्राइड, H- का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड, ठीक है। H- का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे H- मतलब हाइड्राइड। Cl- यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे -1 है, इसको बोलते हैं क्लोराइड। Br- यानी कि ब्रोमाइड, Br- मतलब ब्रोमाइड, Br मतलब ब्रोमीन और उसकी वैलेंसी -1। I- मतलब आयोडाइड, आयोडीन की वैलेंसी -1, आयोडाइड बोलेंगे। O2 मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- में है, तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे। S2- विच इज सल्फाइड, सल्फर होता है, 2- इसकी वैलेंसी है तो सल्फाइड बोलेंगे। N3- मतलब नाइट्राइड, मतलब नाइट्राइड। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए मैं सारे तुमको चीजें पढ़ा रहा हूँ, आगे समझ में आएगा कि इसको क्यों पढ़ा रहा था, और आगे मैं तुमको केमिकल फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा। अभी 4-5 चीजें और बचे हैं, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, उसके भी वैलेंसीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो देखो भैया, अब लास्ट है कुछ और पॉलीएटॉमिक आयंस जिसके वैलेंसीज पढ़ने के बाद में
फिर मैं बताऊंगा तुमको केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूला बनाना, अगर वो नहीं बता पाए तो आगे फिर जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे समझ में नहीं आएगा बाबू। देखो पहला क्या है, एमोनिया। एमोनिया को बोलते हैं NH4+। NH4+ मतलब एमोनिया को बोलते हैं NH4 और उसकी वैलेंसी होती है +1। एमोनियम, अब ये था एमोनियम, सॉरी ये था एमोनियम और ये था एमोनिया। एमोनियम की वैलेंसी होती है +1 जिसको बोलते हैं NH4। एमोनिया की वैलेंसी होती है +1 जिसको बोलते हैं NH3। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH और इसकी वैलेंसी होती है -1। तो कहीं भी अगर हाइड्रोक्साइड से कुछ करवा रहे होंगे तो हम लोग हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 मान करके चलेंगे। नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3। NO3 की वैलेंसी होती है -1, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रेट जिसको बोलते हैं HCO3। HCO3 की वैलेंसी होती है -1। कार्बोनेट को बोलते हैं CO3। CO3 की वैलेंसी होती है -1। सल्फाइड, सल्फाइड को बोलते हैं SO3 2-। SO3 बोलते हैं सल्फाइड को, उसकी वैलेंसी होती है 2-। सल्फेट, सल्फाइड और सल्फेट में डिफरेंस होता है, याद रखना। सल्फाइड को SO3 बोलते हैं जिसकी वैलेंसी होती है -2 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 जिसको बोलते हैं SO4, ठीक है। तुम्हारा होता है, अब आया फॉस्फेट। फॉस्फेट विच इज PO4 3-, इसकी वैलेंसी होती है 3-। अब केमिकल फॉर्मूला बनेगा कैसे, ध्यान से समझना। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ये सारी चीज पढ़ लिया तुमने, इसको लिख लेना अपने नोट्स में अच्छे से बना करके, इसको तुमको मिल जाएगा PDF। अब बताते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने बोला कि भैया केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला आपका किस तरह से बनता है, तो मान लो कि तुमको क्या करना है, तुमको बनाना है मान लो तुमको बनाना है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तुमको क्या बनाना है, हाइड्रोजन सल्फेट। तुमको बनाना है हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसके अंदर दो चीजें, एक तो है हाइड्रोजन, एक तो है सल्फेट। इन दोनों को रिएक्शन करा के देख लो कि तुम्हारा क्या केमिकल फॉर्मूला बनकर क्या आ रहा है। हाइड्रोजन को बोलते हैं H2, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं H2, इसकी वैलेंसी क्या होती है +1, ठीक है। अब सल्फेट, सल्फेट मतलब होता है SO4 और 2-, यही होता है भैया, यही होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसकी जो 1 की, ये जो 1 वाला होगा तो उधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा, ठीक है। वो क्या, ये जो प्लस का होगा उधर भाग जाएगा, ठीक है। और जो इसकी 2, जो इसकी वैलेंसी है 2, इसकी कितनी वैलेंसी है भैया, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है और इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो H2 तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, H तो यहाँ पे रहेगा ही, और जो ये जो इसकी जो 2 वैलेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी, और SO4 तो रहेगा ही, SO4 तो रहेगा ही, और एक जो इसकी वैलेंसी है वो यहाँ पे चल जाएगी, 1 नहीं लिखते हैं। तो हमारा क्या बनकर के आया, H2SO4। तुम भैया बोलोगे ये भैया 2, ये तो यहाँ पे था, ये 2 कहाँ गया, तो भैया ये 2 तो हम लिखते हैं क्योंकि H2 Cl2 Br2 I2 ये सारे के सारे N2 O2 ये सारे की सारी चीजें होती हैं, ये डाई एटॉमिक एलिमेंट्स है, ये डाई एटॉमिक एलिमेंट्स है, ये हमारे नेचर में डाई के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब 2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए लिखा जाता है इसको 2। लेकिन वैलेंसी में उसकी 2 नहीं ली जाती है, वैलेंसी में तो उसकी वैलेंसी ले आएगी ना, वैलेंसी में इसकी वैलेंसी ली जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके डाई एटॉमिक फॉर्म को हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आपको बनाना रहा मान लीजिए आपको बनाना रहा कि मान लेते हैं कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट मान लेते हैं, हमको क्या बनाना है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को क्या लिख सकते हैं, सोडियम और सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला, Na होता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है इसकी वैलेंसी, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, +1 होती है। और इसके हमको क्या सल्फेट है, सल्फेट क्या बोला था मैंने, SO4 क्या होती है वैलेंसी, 2- होती है, यहाँ पे मैं 2- लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस प्लस को हम लोग वैलेंसी में कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब जब केमिकल फॉर्मूला बना रहे होंगे तो माइनस प्लस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम का सोडियम हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम के बाद में वैलेंसी उसकी आएगी, उस वाले की वैलेंसी आएगी, दोनों झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे का ले लेते हैं, इसलिए सोडियम की वैलेंसी तो 1 है, ये वैलेंसी उसके पास चल जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास आ जाएगी, तो इसकी वैलेंसी 2 थी तो इसको हम लोग Na2 लिखेंगे, और SO4 तो था ही, SO4 का SO4 लिखेंगे, और इसकी 1 होती है तो 1 तो हम लोग लिख नहीं सकते, लिखते ही नहीं है, तो हम लोग Na2SO4 तुम्हारे बन करके चला आएगा। केमिकल फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। एक आध और एग्जांपल समझाता हूं। अब देखो, मान लो कि इसमें दे रखा है तुमको कि एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाना है, आपको एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाना है। एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं हम लोग, Al लिखते हैं, Al लिखते हैं, और इसकी जो वैलेंसी होती है +3 होती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, NO3, क्या बोलते हैं, NO3, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, ये होती है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी, तो उसकी वैलेंसी तो कुछ थी ही नहीं,
उसकी तो कोई वैलेंसी नहीं थी, वो तो 1 था तो यहाँ पे आ गया। अब NO3 लिखेंगे, NO3, अब तुम भैया बोलोगे भैया NO3 में ऑलरेडी 3 कैसे लगाओगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, ये तो इसके पास में चला आएगा, तो क्या करेंगे, होल का थ्राइस कर देंगे, AlNO3 का होल थ्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब उसके बढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को क्या लिख सकते हैं, Na लिखते हैं, इसकी वैलेंसी क्या होती है, प्लस में 1 होती है। हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, OH की वैलेंसी क्या होती है, माइनस में 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोडियम का सोडियम Na लिख देंगे, वो जो 1 वहां पे इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, लिखते नहीं है 1 हम लोग। तो अब क्या बचा, OH बचा, OH की, अब OH का जो इसका जो वैलेंसी होगा उधर चला जाएगा, तो भाई दोनों में 1 था तो 1 तो 1 लिखते हैं, नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, विच इज NaOH। समझ में आया, समझ में आया? अगर दिक्कत हो रहा होगा तो फिर से बता दूंगा, कमेंट कर देना। समझना है कि बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते क्यों है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन वेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में होंगे उसके सारे एटम्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने भी आपके रिएक्टेंट साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया H2, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा, देखो एग्जांपल समझता हूं, H2O2 हमने मान लिया H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2 के कितने हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स है, कितने एटम्स है, 2 एटम्स है यहाँ पे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट साइड, ठीक है। ये कौन सा साइड हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, और ये कौन सा साइड हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो H2 यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है भैया, ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एक ही एलिमेंट है, तो ये जो रिएक्शन है इट इज नॉट बैलेंस। इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग का, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। पहले ये समझ लो कि प्रोडक्ट साइड ये रिएक्टेंट साइड ये हो गया, प्रोडक्ट साइड ये हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करेंगे वो समझते हैं। तो देखो पहले समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या जरूरत है। तो देखो सबसे क्या होता है कि हमको एक लॉ को सेटिस्फाई करना होता है। कौन सा लॉ को सेटिस्फाई करना होता है भैया, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ, हमको इसको सेटिस्फाई करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना होता है, इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको क्या बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को न बनाया जा सकता है और न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करते कैसे हैं पहले ये समझते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह किसी किया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में हाइड्रोजन है, आपने ऑक्सीजन को लिया और पानी बना दिया विच इज H2O। अब ध्यान से समझिएगा, हमेशा हम लोग ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। उसी तरह से हमारे पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर के पानी बना रहा है। हाइड्रोजन इस जगह पे रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है वो उसके 2 एलिमेंट्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ भी 2 है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन ऑक्सीजन वहां पे 1 ही है, तो उसको 2 बनाने के लिए हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना मल्टीप्लाई हमेशा कोएफिशिएंट में करेंगे, उसके कोएफिशिएंट में करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चले मत ना, वरना गलत हो जाएगा। हमेशा कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि देखो हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी था और 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 के 4, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे तो ऑलरेडी था ही। तो ये एक आप बोलेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने लिया Na और अब Cl2 करके आपने बना दिया NaCl, ठीक है। NaCl आपने बना लिया। अब देखिए क्या है, सोडियम आपके पास में है और क्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है, क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है। अब ध्यान से समझिएगा, सोडियम यहाँ पे 1 है आपके पास में और क्लोरीन आपके पास में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो जो सोडियम था आपके पास में था वो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 ही सोडियम है। तो इस सोडियम को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 सोडियम हो गया और 2 क्लोरीन तो इसके पास में है। देखो ये 2 ना सबके साथ में है, ये सिर्फ सोडियम के साथ में नहीं है, 2 जो है तुम्हारा सोडियम के साथ में भी है, क्लोरीन के साथ में भी है। तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन तुम्हारे पास में हो गया। तो ये भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस कहा जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, मान लीजिए आपने क्या किया, सोडियम लिया, सोडियम को आपने पानी में डाल दिया और बना दिया अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, और हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, देखो भैया ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्या है मतलब, थोड़ा सा अच्छे से समझना। मैंने बोला है ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना। सोडियम यहाँ पे एक है, सोडियम यहाँ पे एक है, सोडियम को कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम जिंदगी के मस्त खुशी में जीत रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हो, यानी कि 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गया आपके पास में, 3 हाइड्रोजन हो गए। उधर में 3 हाइड्रोजन हो गए, इधर में 2 हाइड्रोजन हो गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या इसको फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा भैया, इसी हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया भैया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे था ऑलरेडी, और मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे एक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया आपके पास में, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गया, 4 हाइड्रोजन। उधर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हमने 2 लगाया था तो सोडियम 2 हो गया था, तो सोडियम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सारी चीजें बैलेंस हो गई, फिर देख लो कोई दिक्कत। देखो दो सोडियम यहाँ पे भी है, 2 सोडियम यहाँ पे भी है, ठीक है। दो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन भी 2 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन वहाँ पे भी है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और 4 हाइड्रोजन वहाँ पे भी, 2 यहाँ पे और 2 इसका 2, ठीक है, 2 दूनी के 4। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इसको इस इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीकों को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा कि आप लोग किस मेथड से इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड से हम इसको बैलेंस करते हैं, इस तरह से सारी चीजें बैलेंस होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो, अब तुमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको आपके क्लास 10th में सिर्फ 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन सब के बारे में डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब आपको पहला हम पढ़ाते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भैया बहुत आसान है। देखो, जब 2 लोग या फिर 2 से ज्यादा लोग मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस इक्वेशन को, उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इंग्लिश पढ़ते हैं। व्हेन in this type of reaction 2 or more than 2 chemical reacts to form a single product। 2 या फिर 2 से ज्यादा केमिकल रिएक्ट करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बोलेंगे कि भैया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने लिया मैग्नीशियम, उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इसी रिएक्शन को पढ़ना है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिएक्शन क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ना है, जो आपका एक्टिविटी है 2.17 कुछ ऐसा एक्टिविटी है, उसको पढ़ना है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा केमिकल मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको एक दे दिया। एक और एग्जांपल मान लीजिए कि आप इसको एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में सोडियम था, क्लोरीन लिया और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा, जैसे तुम सिंगल हो उस तरह से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं तीसरा में, मान लीजिए हमने लिया कि हाइड्रोजन पानी को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो आपने बन गया हमारे पास में पानी बन गया। तो ये सारे के सारे जो थे, ये दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। जिस तरह से तुम सिंगल हो उस तरह से बेटा सिंगल प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर तुम डीएम कर सकते हो सीधा इंस्टाग्राम पे, मेरे पे उस पर आ जाएगा, ठीक है, देख लेना। तो देखो, अब तुमको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट। तो मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, ये मैं सारा मतलब कोई चीज ऐसा छोड़ नहीं रहा हूँ तुमको, मतलब आगे जाकर के किसी और वीडियो देखना पड़े, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। देखो, पहला क्या है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन जो होगा बहुत ज्यादा जलेगा, इतना ज्यादा व्हाइट फ्लेम में जलेगा, बहुत ज्यादा उसकी रोशनी पड़ेगी, आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है देखने में, इसीलिए हमेशा चश्मा लगा करके फिर दूर से देखा जाता है। अब व्हाइट पाउडर MgO विल फॉर्म, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा व्हाइट पाउडर, जो कि आपको वॉच ग्लास में मिलेगा, जो एक्सपेरिमेंट होता है वॉच ग्लास में मिलेगा आपको। हीट एनर्जी इसके अंदर बहुत ज्यादा रिलीज होगी, मतलब हीट बहुत ज्यादा निकलेगा, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये तो पहली बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। पहला देखो इसको रिएक्शन क्या था कि सोडियम को जला रहे थे तो हमारा सोडियम ऑक्साइड मिल रहा था, जो ये है, यही है व्हाइट पाउडर, ठीक है। इसी को बोलते हैं व्हाइट पाउडर, यही तुम्हारा व्हाइट पाउडर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को व्हाइट पाउडर बोलते हैं, जो बनेगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसको तुम बैलेंस कर लेना अपना कैसा होगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है, नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि
इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, इसके अंदर हीट निकल रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और हीट अगर दे रहे होगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम रिबन के और इसके ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के मतलब जलता है, और उसके बाद में व्हाइट पाउडर आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। और उसके बाद में मैग्नीशियम जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको व्हाइट पाउडर बोलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? से दो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया जाता है, मतलब क्यों उसको घसा जाता है उसको जलाने से पहले? तो इसलिए घसा जाता है टू रिमूव any layer of magnesium oxide that is already present on the magnesium oxide magnesium ribbon। मतलब मैग्नीशियम रिबन पे पहले से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होगा भैया, उसको रब करके हटाओगे तब तो जाकर के जलेगा मैग्नीशियम रिबन। इसलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं, उसके बाद में जाकर के उसको जलाते हैं। फिर से समझ लो, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में ऑलरेडी कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से सैंड पेपर से घिस करके उसको हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद जाकर के उसको जलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम आइज। अपने आंखों से मैग्नीशियम रिबन को जब जल रहा होता है उसको दूर क्यों रखते हैं भैया? मैंने तुमको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन का जब रिएक्शन करोगे तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मेन पहले बात तो ये। दूसरी बात ये कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में जलता है, बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेम में जलेगा, इतना ज्यादा व्हाइट फ्लेम में जलेगा कि आप अपने आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब थोड़ी देर के लिए देखोगे तो पूरा अंधेरा, पूरा चकमका जाओगे, इधर उधर पूरा करने लगेगा, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को जला करके थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। अब आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन आंख फिर चकमकाने लगेगा, धुंधला होने लगेगा, उस तरह से होता है, ठीक है। इसलिए आपको मैग्नीशियम रिबन को दूर रखना पड़ता है, या फिर आप चश्मा लगा करके देख सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि इस एक्सपेरिमेंट से आ सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब तुमको पढ़ना है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, जब पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ क्विकलाइम, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। मतलब चूना जो होता है ना, घर में जो पेंट करने वाला चूना होता है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब बाजार से खरीद करके लाते हो तो उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसी को चूना बोला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। CaO इज अ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो बहुत विग्रसली मतलब रिएक्ट करेगा। विग्रसली मतलब होता है बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज हियर, मतलब हीट, इतना ज्यादा हीट निकलेगा कि भैया अगर आप वहां पे है तो भाड़ भूड़ लगेगा मारने, तो इसलिए वहां से हट जाइएगा वरना मुंह कान फूट सकता है, ठीक है। द बीकर बिकम हॉट ऑन टचिंग, मतलब बीकर, अगर आप उस बीकर में, मतलब छोटे से बीकर में किए हो तो ज्यादा नहीं होगा, हीट हो जाएगा, बीकर हीट हो जाएगा। हीट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक पॉइंट और लिख लेना कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा आपके पास में, ठीक है। और इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन में क्या क्या हो रहा था भैया? देखो पहले 5-6 चीजें हैं। वेगरेसली रिएक्ट करेगा वाटर से। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। रिएक्शन में थोड़ी देर में लिखा दूंगा, अभी तुरंत लिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, बीकर आपका गर्म हो जाएगा टच करने पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। मैं अभी तुमको तुरंत इसका केमिकल रिएक्शन लिखाता हूँ। तो देखो इसमें रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा, रिएक्शन क्या होगा, देखो इधर थोड़ा सा लाइट पड़ रहा होगा, तो क्योंकि लाइट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बस रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन इसमें क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप लोग पानी में डालेंगे तो आपके पास में बन करके आएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और आपके पास में हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो जब क्विक लाइम को पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर के आएगा, जिसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, ठीक है। एक और रिएक्शन होता है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपने CO2 कर दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया, तो ये क्या बन करके आता है? CaCO3 बन जाता है, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको।
तो ये दो रिएक्शन तुम याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ज्यादा एक्सेस में आप मतलब इसको एक्सेस में डालते हैं, ठीक है, इसको एक्सेस में करते हैं, जब एक्सेस में डालोगे मतलब बहुत ज्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, विच इज कैल्शियम CaCO3। देखो यहाँ पे पानी भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पानी भी बनेगा, तो इसको भी याद रखना कि पानी बनेगा वहां पे। अब देखो अब ना हम लोग को जो स्लेक्ट लाइम होता है, स्लेक्ट लाइम को व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाइट वॉशिंग में इसका क्या यूज है, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्लेक्ट लाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो व्हाइट वॉशिंग में तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग मतलब होता है कि दीवार वाल पे जो पुट्टी उट्टी करते हैं उसको व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं, चूना वूना करते हैं उसको व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। वॉल्स के व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ये जब वहां पे पुट्टी कर दिया जाता है तो 2-3 दिन के अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है वहां पर पे। अब मार्बल का भी सेम फॉर्मूला होता है, मार्बल का सेम केमिकल फॉर्मूला होता है विच इज CaCO3। रिएक्शन मैंने लिख दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 टू गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3, और वाटर के साथ में तुमको तुमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो व्हाइट वॉशिंग में तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है भैया जब पुट्टी हो जाता है या फिर जो चूना वूना हो जाता है तो 2-3 दिन के अंदर में वहां पे सख्त क्यों हो जाता है, वो सख्त क्यों होता है, छूने पर तुमको थोड़ा सा व्हाइट लगता है, तो वो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। चूना होने के बाद में 2-3 दिन के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर देता है, जो कि एयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और ये तुम्हारा रिएक्शन है। और ये जो मार्बल का भी सेम फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो तुम्हारा अब यहाँ तक था तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सारी चीज आती थी, जो तुम्हारा एक्टिविटी भी था और एनसीईआरटी कुछ लाइंस थे, वो सारे तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखो जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट, ध्यान समझना, जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाएगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट करके बन जाएगा, उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, कोई भी सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा तुमको, उसको बोलेंगे कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। तो देखो पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोग हीट से तोड़ते हैं किसी चीजों को, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं और लाइट से तोड़ते हैं। हीट से जब तोड़ते हैं तो बोलते हैं भैया कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से जब तोड़ते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। लाइट से जब तोड़ते हैं, सन की लाइट से जब तोड़ते हैं तो हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है भैया दो लोग, समझ लो दो लोग बहुत ही अच्छे से बैठे हुए थे, बहुत ही प्यार से दो लोग बैठे हुए थे, अब उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, अब दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, तो वो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि ए बी जो थे वो दोनों साथ में थे, ठीक है, इन दोनों के बीच मान लो झगड़ा हो गया, तो ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, तो सिंगल रिएक्टेंट से दो लोग बन करके आ गए, रिएक्टेंट से दो लोग बन करके आ गए, तो बोलेंगे कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। जब भी सिंगल रिएक्टेंट से दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे होंगे आपको, तो आप बोलेंगे कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, हीट से तोड़ते हैं, लाइट से तोड़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं। जब हीट से तोड़ेंगे तो बोलेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लाइट से तोड़ेंगे तो बोलेंगे कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम लोग इस सबके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एग्जांपल समझते हैं। अब देखो तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल पढ़ना है थर्मोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलिसिस कर रहे हैं। थर्मोलिसिस का मतलब कि आप हीट देकर के किसी चीज को तोड़ रहे हैं, मतलब थर्मल से तोड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया भैया, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट था ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसको आपने हीट कर दिया। देखो इस साइन डेल्टा साइन का मतलब होता है हीट करना, इसका मतलब होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं और इसको हीट, इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गया, ठीक है। क्विक लाइम का यूज जो होता है वो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, ठीक है। तो ये पहला था आपका कैल्शियम कार्बोनेट, थर्मोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमको पढ़ना है फेरस सल्फेट के बारे में, क्योंकि तुम्हारा एक्टिविटी भी है, उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान समझना।
तो देखो अब तुमको पढ़ना है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी चीज को थर्मल से यानी कि हीट से तोड़ रहे होंगे तो बोलेंगे किसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, थर्मोलिसिस। तो पहले देखो हमको फेरस सल्फेट का पढ़ना है। फेरस सल्फेट में FeSO4.7H2O होता है। FeSO4.7H2O, 7H2O क्या है, 7H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर है, मतलब 7 H2O प्रेजेंट है FeSO4 के अंदर। FeSO4.7H2O पहले ग्रीन कलर का होता है, मतलब फेरस सल्फेट पहले ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, विच इज FeSO4, व्हाइट कलर का हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि जब इसको जो और हीट करोगे ये व्हाइट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये व्हाइट होगा, ये व्हाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब फेरस सल्फेट को ज्यादा हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe2O3, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है फेरिक ऑक्साइड। और दो तुमको दो गैसेस मिलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो अब होगा क्या इसमें, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, मतलब सल्फर को जब जलाओगे तो मैच स्टिक मतलब माचिस बारते हो तो उस तरह का स्मेल आएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल होता है सफोकेटिंग होता है, मतलब तुम सांस लेने में दिक्कत होगा, पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एयर पॉल्यूटेंट, मतलब एयर में जाकर के पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, और ये एक एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपने हीट को दिया है, आपने हीट को इसके अंदर दिया है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन फेरस सल्फेट, कि फेरस सल्फेट पहले ग्रीन कलर का था, .7H2O इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आगे लिखवा दूंगा उसका डेफिनेशन, ठीक है। और FeSO4 तुम्हारा व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो तुमको पढ़ना है लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट को जब आप जलाएंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट इज अ PbNO3 का होल टॉइस। लेड नाइट्रेट जो पहले होता है तुम्हारा व्हाइट कलर में, जब इसको जलाओगे तो तुमको मिल करके आएगा लेड ऑक्साइड विच इज PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड विच इज PbO, जो कि तुम्हारा होता है येलो कलर का, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो थिंग होता है जो कि बीकर में जाकर के नीचे जम जाएगा, वो घुलेगा नहीं, वो नीचे जाकर के जम जाएगा, उसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, जो कि तुम्हारा येलो कलर का आएगा। और लेड नाइट्रेट को जब जलाओगे तो लेड ऑक्साइड आएगा, एक गैस निकलेगी जो कि सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स निकला, ब्राउन फ्यूम्स मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, तुम सह नहीं पाओगे ऐसा स्मेल होता है इसका, ठीक है। मेन चीजें क्या होंगी इसके अंदर, जब लेड नाइट्रेट को आप जाएंगे तो लेड ऑक्साइड निकलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, इसको पीपीटी लिख सकते हो, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। पहला चीज क्या होगा कि क्रैकिंग साउंड निकलेगा, क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड मतलब जब किसी इंसान को पकड़ करके तोड़ देंगे, उसकी हड्डी को जब मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जब मरोड़ देंगे तोड़ देंगे, जो साउंड निकलेगा ना, जो साउंड होता है ना, कट 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 का साउंड होता है ना तोड़ने पे, उस तरह से इसके अंदर साउंड निकलेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन फ्यूम्स निकलता है और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग इसका स्मेल होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, जब इसको ब्लू लिटमस पेपर पे रखोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी आपने हीट को दिया है। तो ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन लेड नाइट्रेट, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का था, जब इसको जलाया तो लेड ऑक्साइड निकला, लेड ऑक्साइड इज येलो कलर इन कलर प्रेसिपिटेट, और ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का आपका निकलने वाला उधर से, ठीक है। और ये जो साउंड आपका है क्रैकिंग साउंड निकलेगा, जिस तरह से इंसान की हड्डी को तोड़ा जाता है तो जो साउंड निकलता है वो होता है क्रैकिंग साउंड, इस तरह से आपको क्रैकिंग साउंड निकलेगा। सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम्स में होगा और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक in नेचर होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी ये है। तो ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन लेड नाइट्रेट। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखो, अब तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना है वाटर का, ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है आपको। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है पहले देख लो। इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू डिकम्पोज टू और ब्रेक डाउन एनी कंपाउंड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, और ओरियन नहीं लिखा ये, और आयन लिखा है, ठीक है, और आयन, ठीक है। एंड मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा करके किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी कंपाउंड को तोड़ा जा रहा होगा तो आप बोलेंगे कि भैया वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जब भी किसी एलिमेंट को या फिर जब भी किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ा जाता है। जैसे कि हमने क्या लिया यहाँ पे, पानी को लिया है, H2O लिया है, H2O को इलेक्ट्रिसिटी, ये इसी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो पानी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मतलब कंडक्ट मतलब पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी डाला गया तो 2H2 और O2 में वो टूट करके बाहर निकल गया, ठीक है। मासेस पहले दो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इसका रेशियो ऑफ मास क्या होगा, रेशियो ऑफ मास। तो इसमें रेशियो ऑफ मास होता है 1:8, ठीक है, याद कर लेना 1:8 होता है। और जो इसका वॉल्यूम ऑफ मास होता है, मास ऑफ वॉल्यूम मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये होता है 2:1, ठीक है, 2:1 होता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है पहले वो समझ लो ध्यान से, कि देखो ये दो आपके पास में, ये एक एनोड है और ये एक
कैथोड है, ठीक है। कैथोड माइनस होता है, एनोड जो है पॉजिटिव होता है। हमको जब रिएक्शन करेंगे, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पानी इसके अंदर भरा हुआ है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये पूरी पानी भरी हुई है, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा इसमें, इस जो भी प्रोसेस बना गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराया जाएगा, तो एनोड पे हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। एनोड पे कौन मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। एनोड पे ऑक्सीजन मिल जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। एनोड पे ऑक्सीजन मिल जाएगा और कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। बस यही सिंपल है तुम्हारा एक्टिविटी था, जो कि यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमको सिंपल इसमें करना यह था कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना था। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 1:8 में आपको मास मिल जाएगा और 2:1 में इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। एनोड में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा और कैथोड में आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, सॉरी सिंपल सा ट्रिक होता है याद करने का इसको। पाव पाव मीन्स PaO, पाव पाव मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, मतलब पॉजिटिव एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, बाकी जो बचेगा उसको तुम कैथोड पे डाल देना, हाइड्रोजन वहां पे मिल जाएगा। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके में ये पहले तो 2 क्वेश्चन ये होता है कि इसका रेशियो ऑफ क्या होगा, तो ये रेशियो है इसका, ठीक है, रेशियो ऑफ मास और रेशियो ऑफ इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रेशियो 2:1 होता है और मास का रेशियो 1:8 होता है। अब 2-3 क्वेश्चन इसमें और पूछते हैं, वो आगे लिख के बताता हूँ। अब देखो 2 क्वेश्चन से ये पूछेगा तुम्हारा कि व्हाई वी यूज एसिड ड्रॉप्स इन वाटर, मतलब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पानी में एसिड के ड्रॉप्स क्यों यूज किया हमने, एसिड के ड्रॉप्स को उस पानी में आपने क्यों यूज किया, ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन को लिखना क्या है कि जो प्योर वाटर होता है, पहले समझ लो क्यों यूज किया। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, मतलब प्योर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ, प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्ट होता है, मतलब वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए हम लोग प्योर वाटर में उस एक्सपेरिमेंट को नहीं करेंगे। अगर प्योर वाटर में करेंगे तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि ना हो, क्योंकि जो प्योर वाटर है वो कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए उस वाटर को कंडक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड को डाला जाता है। जैसे मैंने क्या लिखा है, टू मेक वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड उसके अंदर डाला जाता है, जिस वजह से जो वाटर वो एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोलेट, इलेक्ट्रोलेट की तरह एक्ट करता है और कंडक्शन को अलाउ करता है। पानी को जब प्योर में रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, लेकिन जब पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कनेक्ट कर पाता है और ये सारी चीजें प्रोसेस हो पाएंगी। तो पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाई वी यूज एसिड ड्रॉप्स इन वाटर, एसिड पानी में एसिड के ड्रॉप्स को क्यों यूज किया जाता है। तो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उस प्योर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाने के लिए कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाला जाता है उसके अंदर, ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करे और कंडक्शन को अलाउ करे। ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बर्निंग कैंडल टेस्ट क्या होता है। बर्निंग कैंडल टेस्ट क्या होता है, तो बर्निंग कैंडल टेस्ट कुछ नहीं होता भैया, जो रिएक्शन तुमने किया उस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकली थी, उस हाइड्रोजन गैस जो निकली थी, उस हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप कैंडल, कैंडल मतलब मोमबत्ती का लेकर के जाओगे, जला हुआ मोमबत्ती लेकर के जाओगे, तो हाइड्रोजन गैस अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो पॉप साउंड निकलेगा, पॉप पॉप साउंड निकलेगा। दिवाली में जो क्रैकर्स आते हैं ना, पॉप पॉप, उस तरह का साउंड निकलेगा। तो वो आपको निकलेगा और कैंडल जो होगी वो बुझ जाएगी। एक बार पॉप साउंड निकलेगा और कैंडल बुझ जाएगी। इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल है, हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल है, मतलब हाइड्रोजन जल सकता है, लेकिन सपोर्टर नहीं होता है कंबस्टर का। मतलब कहीं भी अगर आग को लग रही होगी तो हाइड्रोजन उसका सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बर्निंग कैंडल टेस्ट हमको यही बताता है कि भैया अगर आप एक सिंगल सा या फिर छोटा सा कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास में लेकर जाएंगे, तो वो अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो पॉप साउंड निकालेगा और वो जो कैंडल होगा वो बुझ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है वो कंबस्टेबल है बट नॉट द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, ठीक है। ये तुम्हारा था। अब एक और इसमें होता है कि ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है। बर्निंग कैंडल, अब जो ऑक्सीजन के पास में लाएंगे तो क्या होगा। तो अब देखो, अगर हम उसी चीज प्रोसेस को जो हमने वहां पे बर्निंग कैंडल टेस्ट किया हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा था, जब बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन के पास में लेके जा रहे थे तो वहां पे जब वो कांटेक्ट मारा था तो वो पॉप साउंड निकल रहा था, पॉप साउंड निकल रहा था और कैंडल जो था वो बुझ जा रहा था। इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन कंबस्टेबल है लेकिन सपोर्टर नहीं है कंबस्टन का। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के पास में उसी को लेकर जाते हैं, अगर ऑक्सीजन के पास में उस जो ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी वहां पे तुम कैंडल लेकर के जाओगे तो और ज्यादा ब्राइटली वो जलेगा, और ज्यादा ब्राइटली जलेगा। मतलब उसका ये क्या करेगा, ये कंबस्टेबल नहीं है लेकिन सपोर्टर है कंबस्टन का, और ज्यादा जला देगा उसको। मतलब थोड़ा सा छोटा सा अगर तुम्हारा फ्लेम होगी तो उस फ्लेम को और बड़ा कर देगा, और बड़ा कर देगा और ब्राइटली जलेगा वो, ठीक है, ये होता है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो कंबस्टेबल नहीं है लेकिन सपोर्टर है कंबस्टन का। अगर कहीं पे आग वाग लग रही होगी, ऑक्सीजन जाकर के ढकेल लोगे तो और ज्यादा आग बढ़ जाएगी,
बूझेगी नहीं। आते हैं तुम्हारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पहले बात तो फोटोलिसिस बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं। और इसमें दो चीज पढ़ना है आपको, कि पहला चीज पढ़ना है फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा है फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का और सिल्वर क्लोराइड का फोटोलिसिस पढ़ना है, तोड़ना है इन लोगों को फोटो से। फोटोलिसिस का मतलब होता है जब भी आप किसी एलिमेंट को या फिर जब भी आप किसी कंपाउंड को सनलाइट के द्वारा तोड़ रहे होंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे होंगे, तो उसको बोलेंगे कि ये फोटोलिसिस है। फोटोलिसिस इज वन व्हेन यू विल ब्रोक एनी सब्सटेंस इन द विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप किसी भी कंपाउंड को फोटो से यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि ये फोटोलिसिस यहाँ पे हो रहा है। तो पहला तुम्हारा था सिल्वर क्लोराइड जो कि है AgCl। AgCl के जब आपने सनलाइट उसके अंदर डाला तो ये दो चीजों में टूट गया, Ag विच इज सिल्वर एंड क्लोराइड विच इज Cl2। ठीक है, तो ये मतलब रिएक्शन पहले तुमको बैलेंस करके दे दिया है। Ag जो पहले था वो व्हाइट कलर का था, जो Ag पहले था वो व्हाइट कलर का था, तोड़ने के बाद में वो ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो खत्म, मतलब ये सनलाइट पड़ने के बाद में वो ग्रे कलर का हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड पहले व्हाइट कलर का था, जब उसके अंदर सनलाइट पड़ा तो वो ग्रे कलर का हो गया। ये तुम्हारा हो गया फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब दूसरा पढ़ना है फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr2, AgBr। ठीक है, ये पहले था लाइट येलो, मतलब हल्का सा येलो कलर में था। ठीक है, जब इसको सनलाइट उसके ऊपर डाला गया तो ये Ag और Br2 में टूट गया। अब Br जो यहाँ पे मैंने ऐसे साइन लगाया है ये उड़ जाएगा, जो गैस बन करके ये उड़ जाएगा। ठीक है, और जो ये Ag था तुम्हारा, ये Ag ग्रे कलर में आ गया। कौन से कलर में आ गया? ग्रे कलर में आ गया। पहले लाइट येलो कलर में था, जब इसको सनलाइट के टूटने के बाद में ये ग्रे कलर का हो गया, विच इज Ag एंड Br2। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मतलब यार बिना कलरफुल वाली चीजों में इसको यूज किया जाता है। मतलब जब फोटो कॉपी कराना जाते हो तो वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हो, तो उसी में उन सारी चीजों में इन दोनों रिएक्शंस का यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन दोनों रिएक्शंस का यूज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा विच रिएक्शन डू यू यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप इन दोनों को लिख करके चले जाइएगा। देखो इसके अंदर एक चीज और था कि ये मैंने आपको बताना भूल गया था कि इसी वजह से जो अगर AgCl को खुले में रख दिया जाए, AgCl को अगर ओपन में रख दिया जाए तो सनलाइट से रेड करके वो Ag और सिल्वर मतलब अलग अलग बना लेगा, ग्रे कलर का हो जाएगा उसके ऊपर। और अगर AgBr को भी खुला रख दिया जाए तो वो भी ग्रे कलर का हो जाएगा सनलाइट में कॉन्टेक्ट ना करके। इसीलिए हम लोग AgCl को और AgBr को ब्लैक कलर के बॉटल में रखते हैं, ब्लैक कलर के बॉटल में रखते हैं इसीलिए, क्योंकि वो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं सनलाइट से। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट इट इज केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल, इसीलिए हम लोग उसको ब्लैक कलर के बॉटल में रखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वाई AgCl एंड AgBr केप्ट इन ब्लैक कलर ऑफ बॉटल, तो आप लिखेंगे कि भैया उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको रखते हैं। अगर उसको ब्लैक कलर के बॉटल में न रखा जाए तो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आकर के Ag और Cl2 बना लेगा और Ag और Br2 बना लेगा। Ag ग्रे कलर का हो जाएगा और ये भी ग्रे कलर का हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रे ग्रे कलर की चीजें आ जाएंगी, इसलिए हम लोग उसको ब्लैक कलर के बॉटल में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो देखो मैंने क्या लिखा है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब किस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये A है, ए में जो ए था ये ज्यादा रिएक्टिव था, ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसने क्या किया, बी को भगा दिया, उससे पास से वहां से बी को भगा दिया और सी के साथ में कंपाउंड बना लिया विच इज AC। ठीक है, इसी तरह से होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से और वहां पे जाकर के कंपाउंड बना लेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में है Zn, ठीक है, और आपने डाल दिया इसको H2SO4 में, H2SO4 में डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा ZnSO4 और H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्प्लेस कैसे करता है, ये इसके लिए ट्रिक पढ़ना, इसके लिए ट्रिक एक होता है और उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना पड़ेगा और उसको याद करने का एक ट्रिक होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बाबू, तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 14 या फिर कितने भी एलिमेंट्स होते होंगे जो आपको याद कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होगा ये पता करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना जरूरी है तुमको। तो देखो पहला क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनियम और ये हो गया तुम्हारा गोल्ड। ठीक है, AuC गोल्ड हो गया गोल्ड। तो इसको याद करने का एक तरीका है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे मैंने निमोनिक लिख दिया है। जैसे कि पहले लिखा है कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड और डी। यहाँ पे जो K है इससे पोटेशियम हो जाएगा, N से सोडियम हो जाएगा, CA से कैल्शियम हो जाएगा, M से मैग्नीशियम हो जाएगा, AL से
एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक Zn से जिंक हो जाएगा, Fe से आयरन हो जाएगा, Pb यहाँ पे Pb से तुम्हारा लेड हो जाएगा, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर। मिली का जो कोई एक्सेप्शन है तो यहाँ पे Hg होगा, ठीक है। Hg मतलब मर्क्यूरी होता है ना, इसलिए मिली लिखा है उसमें। सिल्वर का मतलब सिल्वर हो जाएगा यहाँ पे Ag, और प्लेटेड का तुम्हारा Pt हो जाएगा प्लेटेड, और ऑडी का तुम्हारा Au जो कि होता है तुम्हारा गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किस तरह से परफॉर्म करोगे, ये तुम्हारा वो मेथड हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है भैया कि कोई भी जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास में कोई सखी है या फिर आपके पास में कोई मित्र है, तो वो मित्र अगर आप पावरफुल है तो वो मित्र आपके पास में रहेगा, और अगर आप पावरफुल नहीं है तो कोई और उसको भगा कर ले जाएगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए बाबा पावरफुल होना ज्यादा जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं क्या होगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करने में ज्यादा फायदा करेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल इसको देख लो कि जैसे मान लो कि तुम्हारा क्या था वो, इसको मैंने इरेज कर दिया, देखो क्या था। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों। मिली का तुम्हारा Hg, मिली सिल्वर प्लेटेड, और ये हो जाएगा ऑडी, ठीक है। ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे है वो कम रिएक्टिव हो जाएगा। एक एग्जांपल इसका समझ लो, मान लो कि मैंने लिया Zn में CuSO4, ठीक है। Zn में लिया CuSO4, तो देखो Zn यहाँ पे है, Zn देखो यहाँ पे है, और कॉपर है यहाँ पे। कॉपर ने सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके रखा है, तो कॉपर यहाँ पे नीचे है, कॉपर नीचे है यानी कि कम रिएक्टिव होगा, कॉपर नीचे है तो कम रिएक्टिव होगा, कॉपर नीचे है तो कम रिएक्टिव होगा। Zn ऊपर है तो ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, इसको भगा करके ले जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4, और बन जाएगा तुम्हारा कॉपर है। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने Zn लिया और H2SO4 डाल दिया, उसके अंदर H2SO4 डाल दिया, तो ये देखिए हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे है और Zn जो है ऊपर है, तो Zn ज्यादा पावरफुल है, Zn ज्यादा पावरफुल है तो SO4 को लेके भाग जाएगा, तो ZnSO4 बना देगा और H2 बना देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर रिएक्शन होगा ही नहीं, कहीं पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, जैसे मान लो कि CuSO4 और मान लो कि ये तुम्हारा एक सेकंड मान लेते हैं ना कि हमारे पास में PbSO4 है, ठीक है। PbSO4 है, लेड सल्फेट है और कॉपर है। तो देखिए लेड तो इसके ऊपर है, लेड इसके ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो ये ऑलरेडी पावरफुल है, कॉपर के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको भगा के ले जाए। भाई देखो ये कमजोर है तो इसको भगा के नहीं ले जा पाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये इस तरह से आपका चीजें होते हैं। अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो वो कम पावरफुल को हटा देगा और उसको जाकर के वहां पे डिस्प्लेस करके वहां पे दूसरा कंपाउंड बना लेगा। तो इसी तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आगे पढ़ते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, तो जब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि भैया आयरन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो भगा करके ले जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा यहाँ पे, और कॉपर वहां पे निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा जो FeSO4 है वो होता है तुम्हारा लाइट ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? लाइट ग्रीन कलर का। लाइट ग्रीन कलर का तुम्हारा ये होता है, और जो कॉपर है वो तुम्हारा ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो भाई यही तुमको एक रिएक्शन पढ़ना था कि जब आयरन को, ये एक्टिविटी है वैसे तुम्हारा, एक्टिविटी वेबसाइट 1.3 है, देख लेना कौन सा एक्टिविटी है। आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है सॉल्यूशन में, तो वो फेरस सल्फेट बना देता है और रेडिश ब्राउन बना देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि जो आयरन है वो कॉपर, जो आयरन है जब उसको कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो क्या होता है। तो आप लिखेंगे भैया जब आयरन को कॉपर सल्फेट डाला जाता है तो आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को उसके कंपाउंड से, और आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को निकाल देता है बाहर में। तो ये आपका। अब तुम्हारा एक और एक्टिविटी था सेट से 1.4 में कहीं पे होगा कि आप उस एक्टिविटी में बोला गया था कि आपको H2SO4 में डाइल्यूट, यहाँ पे दिल नहीं लिखा है बेटा, ये डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट का साइन होता है DIL, दिल नहीं लिखा है, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 में आपने जिंक ग्रैनुल्स को डाला है। क्या किया है? जिंक ग्रैनुल्स मतलब होता है भुरभुरा टाइप का, छोटे छोटे टुकड़े जिंक के, उसको आपने H2SO4 में डाल दिया है। बीकर में लेकर के, बीकर में डाइल्यूट H2SO4 लिया है और उसके अंदर जिंक के ग्रैनुल्स को डाल दिया है। तो क्या होगा, जिंक ज्यादा पावरफुल है H2 से, तो जिंक यहाँ से भगा के ले जाएगा, इसको भगा के ले जाएगा, तो जिंक SO4 बन जाएगा और H2 गैस वहां से रिलीज होगी। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या देखने को आपको मिलेगा? पहला ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि भैया जो है H2 जो है वो एक गैस है जो कि कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है और ना इसको कोई स्मेल होता है इसका। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने लिखा है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने डाइल्यूट H2SO4 को क्यों यूज किया? क्योंकि भैया ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज करेंगे तो ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा एक्सोथर्मिक बन जाएगा और ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम लोग डाइल्यूट H2SO4 को यूज किए हैं कौन H2SO4 की जगह। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया ये रिएक्शन करते समय आपसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, तो 3 ऑब्जर्वेशन चिपका करके चले आना।
जितने भी नंबर का होगा टोटल तुमको नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब तुमको पढ़ना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई देखो उसी की तरह है। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो कहीं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, सेम उसको कहता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कभी भी कोई बंदा एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई मित्र था और आपके दोस्त के पास में कोई मित्र था, ठीक है। तो आप दोनों ने क्या किया, भैया हम लोग दोनों एक दूसरे से बोर हो गए, तो आप दोनों ने एक्सचेंज कर दिया, मतलब तुम लोग दोनों को दोनों रेड फ्लैग हो। मजाक ठीक था। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सोडियम ने SO4 के साथ में बना रखा था अपना कंपाउंड। सोडियम ने SO4 के साथ में अपना कंपाउंड बना रखा था और BaCl2 के BS Cl2 के साथ में अपना कंपाउंड बना कर रखा था। तो इन दोनों ने क्या किया, भैया इन दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। इन दोनों बोले भैया हम लोग एक दूसरे से बोर हो गए, तो हम लोग अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। मेरा वाला तू रख ले, तेरा वाला मुझे दे दे, ऐसा ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, भैया सोडियम ने बोला भैया मुझे Cl दे दे, और बैरियम ने बोला कि मुझे SO4 दे दे। तो यहाँ पे बैरियम SO4 बन गया, सल्फेट बन गया, और वहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस के एक्सचेंज होते हैं। तेरा वाला मेरा ले दे और मेरा वाला तू ले ले, इस तरह से चीजें यहाँ पे होती है, मतलब आयंस का एक्सचेंज। ये वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर आ गया, तो इस तरह से होता है। दोनों ने एक दूसरे के कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर लिया, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों होगा जो ये सोडियम सल्फेट और BaCl2 दोनों के दोनों होते हैं भैया तुम्हारे पास में कलरलेस, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो होंगे ये होते हैं कलरलेस, ठीक है। ये दोनों का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। और जो BaSO4 होगा, ये मैंने नीचे का साइन इसलिए बनाया क्योंकि ये PPT बनेगी, ठीक है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट बनेगी, और प्रेसिपिटेट जो होगी वो व्हाइट कलर की बनेगी। व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल जाएगी इस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये सोडियम सल्फेट को जब बैरियम क्लोराइड में डाला जाता है तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन करके आता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, इधर वाला उधर चल जाएगा और इधर वाला उधर आ जाएगा, दोनों का आयंस का एक्सचेंज कर देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। भैया अब देखो, अब तुमको पढ़ना है कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कैसे होता है। तो क्वेश्चन आता है कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब आप पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। Ki को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं तो हमको मिलता है भैया लेड आयोडाइड। क्या मिलता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। दो चीजें मिलती हैं। लेड नाइट्रेट जो होता है वो पहले कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल टॉइस होता है, और ये कलरलेस होता है। और जब लेड आयोडाइड भी कलरलेस होता है, जब दोनों का रिएक्शन होता है तो लेड आयोडाइड विच इज येलो PPT, येलो कलर का PPT नीचे बैठ जाएगा, लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट तुमको मिल जाएगा जो कि होता है कलरलेस, ठीक है। ये भी था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इससे पहले मैंने तुमको जो रिएक्शन करा रखा था, इससे पहले तुमको मैंने जो रिएक्शन करा रखा, देखो इससे क्वेश्चन पूछता है कि भैया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए जब बैरियम क्लोराइड को, यानी कि बैरियम क्लोराइड को Ca2 को सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट किया जा रहा है। सोडियम सल्फेट नहीं किया, Na2SO4 को रिएक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे तुमको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे BaSO4 बन जाएगा और ये NaCl बन जाएगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। यहाँ पे तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन पे, कोरोजन रेंसिडिटी, फिर से तुम्हारा चैप्टर बहुत ही प्यार से खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो देखो ऑक्सीडेशन के तीन डेफिनेशंस हैं, तीनों होते सेम है, बस तुमको पढ़ना है तीनों, इसीलिए बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू एनी सब्सटेंस, किसी भी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, ऑक्सीजन यानी कि O2 को अगर किसी भी सब्सटेंस में ऐड किया जा रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया वहां पे ऑक्सीजन हो रहा है। दूसरा डेफिनेशन इसका ये है कि भैया किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का रिमूव किया जा रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, हाइड्रोजन मतलब H2 को रिमूव किया जा रहा है, तो बोलेंगे वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी कोई भी सब्सटेंस, फिर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो बोलेंगे भैया वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 10th क्लास के हिसाब से आपको पहला डेफिनेशन लिखना है या फिर दूसरा, इन दोनों में से कोई सा भी तुम लिख देना। जो थर्ड वाला डेफिनेशन है तुम्हारा 10th के बाद से स्टार्ट हो जाता है, तो तुम फर्स्ट सेकंड में से कोई सा भी लिखना। मैं थर्ड तुमको सिर्फ ऐसे बताने के लिए लिख दिया हूँ। तीनों के तीनों आर द सेम वन, ठीक है, तीनों के तीनों सेम है। पहला ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तीनों के तीनों चीजें सेम थी, ठीक है।
तो तीन डेफिनेशन थे आपके, फिर से समझ लो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को रिमूव करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। या फिर किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स पे। यहाँ पे तुम्हारा पहला मैंने ले रखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का ऐड हो रहा होगा किसी भी सब्सटेंस में तो बोलेंगे कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने एग्जांपल तुमको क्या लिया, देखो कार्बन में मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तुम्हारे पास में क्या बन के आया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो हम लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। कैसे, देखो यहाँ पे H2S था बेचारा, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन था, कौन था, हाइड्रोजन था। यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ने Br2 के साथ में रिएक्शन कर लिया तो HBr बना दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, सल्फर के पास में से हाइड्रोजन भाग गया, तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो यहाँ पे पहले H2 के साथ में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये बिना, यहाँ पे देखो क्या हुआ, H2S था तो सल्फर के साथ में हाइड्रोजन था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो ये अकेले हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, यहाँ पे रिमूवल हो गया। तो यहाँ बोलेंगे भैया यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि पहले जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो सल्फर हाइड्रोजन के साथ में था, जब रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन यहाँ से भाग गया, हाइड्रोजन जब भाग गया तो हाइड्रोजन के किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन भाग जाएगा, तो बोलेंगे कि भैया वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का भाग रहा था, हाइड्रोजन खत्म हो जा रहा था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से खत्म हो गया, सल्फर में से वहां पे अकेले जाके बच गया, तो इसलिए बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। कोई भी दिक्कत होगा तो उस एग्जैक्ट टाइम पे मुझे वहां पे क्वेश्चन लिख करके नीचे कमेंट पिन कर देना, कमेंट मतलब डाल देना, मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे। ठीक है, या फिर वीडियो बना करके तुमको मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, फिर तुम्हारे मैसेज पे डीएम भेज दूंगा सीधा, तो इंस्टाग्राम पे तुम डीएम कर सकते हो। आगे बढ़, तो देखो भैया यहाँ पे तुम्हारा रिडक्शन अब तुमको पढ़ना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझना। रिडक्शन का भी मतलब रिडक्शन का भी तीन तुम्हारे पास में डेफिनेशंस होते हैं, तीनों के तीनों सेम होते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है भैया हम किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, रिडक्शन में किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो बोलेंगे कि रिडक्शन है। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं किसी सब्सटेंस में तो बोलेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। तीन होते हैं, फिर से समझना। अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन, सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो भी रिडक्शन होगा। बस दो चीज ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तीसरा तुम कोई मतलब का नहीं, तीसरा तुम्हारे तुमको काम नहीं आने वाला है, तीसरा आगे जाकर काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने रिडक्शन बता दिया था। रिडक्शन क्या होता है भैया, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों सेम है। अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो तो भी रिडक्शन होगा। देखो अब एग्जांपल समझ लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखिए ये होता है KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट लिख लेना कॉपी में, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसको जब हीट करोगे तुमको मिलेगा KCl होता है तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है, पोटेशियम
क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड हो गया और ये हमारे पास में हो गया ऑक्सीजन निकल गया। देखो पहले इसके पास में क्या था, पहले इसके पास में क्या था, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम था, क्लोरीन था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था इसके पास में, ऑक्सीजन था इसके पास में। तो जब जब इसने हीट किया तो ऑक्सीजन भाग गया, ऑक्सीजन जब भाग गया किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन भाग गया है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो यहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो रहा है। दूसरा है हमारे पास में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। देखिए जब आपने सोडियम में हाइड्रोजन डाला, सोडियम में हाइड्रोजन डाला तो दोनों ने मिक्सअप करके सोडियम हाइड्राइड बना दिया, सो क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे पहले देखो सोडियम अलग था, हाइड्रोजन अलग था, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड किया, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड किया, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड किया, तो ये हमारे पास में रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन को ऐड करने के प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। तो ये तुम्हारे पास में दो चीजें थी और ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस था। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहां पर तुमको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा लिख करके। फिर भी रिडक्शन का एक बार मैं तुमको फिर से बता दूं, ऑक्सीजन को रिमूव करने के प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं, सिंपल सा। या फिर हाइड्रोजन को ऐड करने के प्रोसेस को रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास में सेम ये दो एग्जांपल्स हो गए, इन दोनों एग्जांपल्स को याद कर लेना। एक हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब पढ़ते हैं हम लोग। अब तुमको दो चीजें पढ़ाना है इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर, कि पहला तुमको पढ़ाना है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड में और फिर उसी का रिडक्शन पढ़ देना है, ठीक है। तो पहला आपको है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मतलब Cu को जब आप खुले में रख देंगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, कॉपर का। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर में आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर को खुले में रखोगे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि होता है ब्लैक कलर का। कॉपर होता है साइनी ब्राउन कलर का पहले, ठीक है। अब आपको इसको वापस लाना होगा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर वापस चाहिए होगा तो क्या कर दोगे, हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड पहले ब्लैक कलर का था, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दो तो तुमको साइनी ब्राउन कलर का फिर से कॉपर मिल जाएगा और ये पानी तुमको गैस के फॉर्म में वो अपना इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉपर, बहुत सिंपल सी यार, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में कैसे करोगे, कॉपर में ऑक्साइड डाल देना, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को तुमको डालना होगा, कॉपर फिर से कॉपर चाहिए होगा तो हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड कर देना, साइनी ब्राउन और H2O तुम्हारा हो जाएगा, मिल जाएगा तुमको। जितना चीजें पढ़ा दिया हूँ एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, इतना पूरा डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके क्वेश्चंस एक बार तुम जितने भी ब्लू कलर के जितने भी क्वेश्चन थे तुम्हारे बुक के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को देख लेना। बाकी सारे के सारे चीज तुमको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। खुला जाकर इस नोट्स को पढ़ने में आराम से जाकर के तुम अपना जो भी बोर्ड से आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको इसमें, ठीक है। आगे कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब और भी सारी चीजें हैं जो भी आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक पढ़ाने में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो मैंने एनसीईआरटी में छोड़ा हो। एक एक लाइन को बेटा यहाँ पे बता दिया तुमको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो तुम मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट तुमको मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहां पे जाकर के मुझे डीएम कर देना, ठीक है। आगे बढ़ो, टॉपिक पढ़ना है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन के बाद में रेंसिडिटी पढ़ेंगे, रेंसिडिटी के बाद में तुम्हारा चैप्टर बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म हो जाएगा। कोरोजन देखो क्या होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना है, जब भी आप किसी मेटल को, किसी भी लोहे या फिर किसी भी मेटल के सब्सटेंस को ऐसे खुले में छोड़ देते हो तो वो एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और अपने ऊपर और अपने सतह पे, अपने सरफेस पे एक रेडिश ब्राउन कलर का कुछ ऐसा चीज बना लेता है जिसको बोलते हैं रस्टिंग, जिसको बोलते हैं रस्टिंग, जंग लग जाना, हिंदी में बोलते हैं जंग लग जाना। तो कुछ ऐसा चीजें उसके ऊपर हो जाती हैं, उसी प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। जब भी कोई मेटल को आप खुला छोड़ देते हो तो वो एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है और मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर से रिएक्ट कर देता है। रिएक्ट होने के बाद में उसके सरफेस पे कुछ रेड ब्राउन कलर का कुछ ऊपर में हो जाता है और उसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा क्या है, द फिनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ मेटल के ओपन सरफेस में स्लोली ईटन बाय द
रिएक्शन ऑफ एयर, एयर में से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और पानी मतलब मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा, और केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब जब कोई भी मेटल को आप ऐसे खुला में छोड़ देते हो तो वो एयर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, और फिर पानी से मॉइस्चर में थोड़ा सा रिएक्ट कर जाएगा, और फिर उसके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन कलर का कुछ चीजें पार्टिकल्स हो जाएंगे, पाउडर टाइप का कुछ पार्टिकल्स हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। और ये जब ये आयरन में होगा तो इसको रस्टिंग बोलेंगे। जब आयरन के सब्सटेंस में होगा, आयरन के मेटल में होगा तो रस्टिंग बोलेंगे। रस्टिंग अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल में क्या लिखा है कि आयरन आर्टिकल, जब आयरन मतलब लोहा का कोई भी आर्टिकल्स होता है, जब वो नया होता है तो चमकता रहता है भैया, चमकता है, बहुत चमकता है। जैसे जैसे कांटी समझ लो, कांटी मतलब समझना आता है कील, कील, नेल, इंग्लिश में नेल बोलते हैं उसको, ठीक है, NAIL, नेल, ठीक है, कांटी बोलते हैं हम लोग उसको यहाँ पे। तो नेल को जब आप नया नया लाओगे तो शाइनी होता है, बहुत ही चमकता है। लेकिन जब उसको थोड़ा देर आप कुछ ऐसे रख दोगे, ऐसे फेंक दोगे कहीं पे भी, तो क्या करेगा, गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन कलर, मतलब रेडिश ब्राउन पाउडर, मतलब रेड ब्राउन कलर का कुछ उसके ऊपर सब्सटेंस हो जाएंगे, और जब उसको छुओगे तो भुरभुरा टाइप का कुछ तुमको पाउडर निकलता हुआ दिखेगा। तो व्हेन लेफ्ट फॉर अ सम टाइम, जब कुछ देर के लिए, 1-2 दिन या फिर 4-5 दिन के लिए, उस दिनों के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे कहीं पे, तो फिर आपको उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कुछ चीज आपको मिल जाएंगे, और उसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। और उसके ऊपर जो चीज हुआ रहता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन क्या होता है? द फिनोमेना due to which an open surface of the metal are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere is called corrosion। corrosion का definition याद करना। definition इसका आता है, एग्जांपल भी आप आयरन आर्टिकल्स का दे देना, और आगे पढ़ते हैं रस्टिंग क्या होता है। corrosion में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। सॉरी, रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग, तो रस्टिंग क्या होता है? जब भी कोई आयरन का आर्टिकल हवा में से ऑक्सीजन को लेकर के और मॉइस्चर वाटर को लेकर के अपने ऊपर रस्ट फॉर्म कर लेता है। रस्ट मतलब रेडिश ब्राउन कलर का कोई एक सब्सटेंस जो कि भुरभुरा टाइप का होता है, तुमको देखने में थोड़ा सा खराब टाइप का लग सकता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस इज फॉर्मेड, दिस प्रोसेस नोन एज रस्टिंग एंड अकर्स मोर इजीली ऑन द मेटल सरफेस। वही तुमको सेम चीज बताया था मैंने कि जब आयरन के आर्टिकल्स को या फिर जब कोई लोहे के आर्टिकल्स को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है तो वो एयर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, और एयर से ही पानी में थोड़ा सा मॉइस्चर को अपने ऊपर कॉन्टेक्ट में ला देता है, और अपने ऊपर अपने सरफेस के ऊपर, अपनी सतह के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस बना लेता है, और उसी चीज को रस्टिंग बोलते हैं, और उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं, और वो जो चीज हुआ आयरन के ऊपर उसको रस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रस्टिंग। अब होता है दूसरा, होता है टार्निशिंग। टार्निशिंग क्या होता है? टार्निशिंग देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, टार्निशिंग तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। टार्निशिंग तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। टार्निशिंग क्या होता है बाबू? देखिए टार्निशिंग क्या होता है, जब भी सिल्वर के मेटल को मतलब कोई भी सिल्वर के मेटल को या फिर कॉपर के मेटल को, सिल्वर के मेटल जनरली सिल्वर और कॉपर के अंदर ही होता है, तो जब भी कोई सिल्वर के मेटल को या फिर कॉपर के मेटल को या फिर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है पहनने वाली चीजें, जैसे गले में कोई पहनता है, इधर हाथ में कोई सिल्वर की अंगूठी पहनता है, चांदी की अंगूठी पहनता है, तो इस तरह चीजों को जब सिल्वर के मेटल को या फिर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को ऐसे खुले में एक्सपोज कर दिया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो डिस्कलर हो जाता है। हवा में जाकर के डिस्कलर हो जाता है। डिस्कलर मतलब उसका कलर चल जाता है, कलर उड़ जाता है उसका, उसको बोलते हैं टार्निश्ड। क्या बोलते हैं? टार्निश्ड। जब भी कोई सिल्वर का मेटल या फिर सिल्वर का पहनने वाली चीजें उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, तो वो हवा से वो हाइड्रोजन सल्फेट को ले लेता है। किसको ले लेता है? हाइड्रोजन सल्फेट को ले लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ले लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ले लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को ले लेता है, और रिएक्ट करके Ag2S बना लेता है। Ag2S का मतलब होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड बना देता है। सिल्वर सल्फाइड इज ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ब्लैक होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लैक होता है। तो फिर से तो वही उसी ब्लैक कलर को हम लोग बोलते हैं टार्निश्ड। ये हो गया क्या? टार्निश्ड का कलर उड़ गया। टार्निश्ड का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का कलर उड़ जाना, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी नहीं होता है कि भैया चांदी का सब्सटेंस कुछ ऐसे रख दिया तो काला हो गया हवा में जाकर के, क्योंकि एयर से रिएक्ट कर जाता है, तो एयर में उसको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, वो उससे रिएक्ट करके Ag2S बना देता है, जो कि होता है सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड होता है ब्लैक कलर का, और उसी ब्लैक कलर के सब्सटेंस को टार्निश्ड बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को टार्निशिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जब भी कोई कॉपर का मेटल या फिर जब भी कोई सिल्वर का मेटल हवा में इसी तरह से छोड़ दिया जाता है, तो वो हवा में से हाइड्रोजन सल्फाइड को
और ऑक्सीजन को अपने से रिएक्ट कराता है और Ag2S बना देता है, Ag2S या फिर Cu2S बना देता है। जब सिल्वर में होगा तो Ag2S बनाएगा और जब कॉपर में होगा तो Cu2S बनाएगा, ठीक है। तो Ag2S को बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड और Cu2S को बोलते हैं कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो Ag2 सिल्वर सल्फाइड बनाता है और वही सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है और उसी ब्लैक कलर की चीज को टार्निश बोलते हैं और इसी प्रोसेस को टार्निशिंग बोला जाता है। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जब भी सिल्वर के मेटल को या फिर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को हम लोग ऐसे एक्सपोज टू एयर मतलब एयर में ऐसे खोला छोड़ देते हैं तो उसका कलर जो होता है वो डिस्कलर हो जाता है। डिस्क मतलब कलर उड़ जाता है उसका, और डिस्क मतलब कलर उड़ जाने को टार्निश बोलते हैं। जब कलर उसका कलर उड़ जाता है, ये क्यों होता है, क्यों होता है देखिए, आपने क्या किया, आपके पास में था सिल्वर को आपने H2S आपने ऐसे खुले में छोड़ दिया, तो उसने क्या किया, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन इसको एयर से उसने प्राप्त कर लिया। एयर से प्राप्त करने के बाद में उसने इससे रिएक्ट किया, जब रिएक्ट किया तो Ag2S मिला यानी कि सिल्वर सल्फाइड मिला जो कि ब्लैक कलर का होता है, और यही ब्लैक कलर की चीज को टार्निश्ड बोलते हैं और इसी प्रोसेस को टार्निशिंग बोलते हैं। जब Ag2S को तुम ऐसे देखोगे तो ब्लैक कलर का होगा, करिया, ठीक है, और पानी यानी कि गैस के फॉर्म में वो तो उड़ जाता है अपना, ठीक है। दैट कॉजेज अ टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर में टार्निशिंग हो गया, ठीक है। सिल्वर यानी कि सिल्वर या फिर कॉपर में टार्निशिंग हो गया। तो टार्निशिंग का मतलब समझ आया, जब भी कोई सिल्वर की चीज को या फिर जब भी किसी कॉपर की चीज को ऐसे आप हवा में छोड़ देंगे तो वो हवा में से दो चीजों से रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद में वो आप सिल्वर सल्फाइड या फिर कॉपर सल्फाइड बना देगा और वो होता है ब्लैक कलर का, और उसको बोलते हैं टार्निश, मतलब इसका कलर उड़ गया वो ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं टार्निश, और इसी प्रोसेस को टार्निशिंग बोला जाता है। समझ में आ गया। अब ना है लास्ट, मतलब सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट है कोरोजन के कुछ दो तीन एग्जांपल्स पढ़ने हैं आपको। कि जैसे देखो पहले क्या था कि आयरन में ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हवा से और मॉइस्चर से रिएक्ट किया और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, मतलब कुछ ऐसा ऑक्साइड बन जाएगा, कुछ इसका आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा जो कि रेडिश कलर का होगा, ठीक है। कॉपर को जब रखोगे तो कॉपर क्या करेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और मॉइस्चर से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि इधर में जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। ये सारी चीजें एग्जांपल है, याद कर लेना, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये तुमको मैंने बता दिया था कि सिल्वर को जब खुले में रखोगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, सॉरी ये H2S होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा और Ag2S, और यहाँ पे आपके पास में पानी बन करके चला आएगा। ये तुम्हारा Ag2S जो होता है ब्लैक कलर का होता है और इसको सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं इसको, ये देख लेना, ठीक है। ये हो गया, और उसके अब ये तुम्हारा खत्म हो गया 3 में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसको, ठीक है देख लेना। प्रिवेंशन, अब कोरोजन से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन, आप कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो कोरोजन से बचने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं भैया, पेंटिंग कर सकते हैं उस चीज के ऊपर, पेंट कर दीजिए, ग्रीजिंग कर दीजिए, एलॉइंग कर दीजिए, ये 3 चीजें कर देंगे तो आपका प्रिवेंशन से मतलब उससे कोरोजन से बच जाएंगे आप। तो लास्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ कोरोजन क्या क्या होता है। कोरोजन का लास्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ कोरोजन, मतलब कोरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो भैया देखो क्या होता है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एक्सेट्रा, स्पेशली दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ आयरन। मतलब कोरोजन क्या करता है, डैमेज कर देता है कार बॉडीज को, कार बॉडीज जो कि लोहे से बने हुए हैं, क्यों भैया उन लोगों को भी डैमेज कर देता है। हो सकता है कि उसके ऊपर कभी रेडिश कलर के जो भी मतलब जंग लग जाता होगा उसे, इसलिए डैमेज कर देता है। ब्रिजेस जो कि आयरन के आर्टिकल से बने हैं उनको भी कमजोर कर देता है, डैमेज कर देता है। आयरन के रेलिंग्स जो कि मतलब जितनी भी चीजें लोहे से और मेटल से बन करके चीजें बनी है उनके लिए कोरोजन खतरे का काम करता है, ठीक है। स्पेशली ऐसे चीजें जो कि आयरन से बने हुए हैं उसके अंदर कोरोजन जल्दी होता है, इसीलिए हमको प्रिवेंशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है, अलॉय किया जाता है और जो भी फलाने वगैरह जो भी किया जाता होगा। कोरोजन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, कोरोजन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इन मोस्ट ऑफ केसेस एवरी ईयर, मतलब हर साल टन्स ऑफ मेटल्स को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, ऐसे ही मतलब वेस्ट हो जाता है कंट्री में, इसीलिए हमको कोरोजन से बचने की इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ कोरोजन 2 चीजें याद करना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेंसिडिटी, इसके बाद में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बाबू देखो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लेक्चर, तुमको अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है भैया, तो एज अ बड़ा भाई मान करके वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को हाइप भी कर देना। अगर अच्छा लगे दोस्तों में शेयर कर देना, और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करना, भैया अच्छा पढ़ा रहे हो। फिर अगर देखो अच्छा लगा तो अच्छा बोलना, बुरा लगा हो तो गाली देके चले ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन थोड़ा एक कमेंट कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है अंदर से यार, समझा करो थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक है, देखो पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है,
When oil or fat containing food items are exposed to air for a long time leading to oxidation, as a result the food develops an unpleasant odor and taste। इसका मतलब ये होता है कि भैया जब भी कोई भी ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, ऑयल जिसके अंदर ऑयल हो या फिर कोई भी फैट कंटेनिंग आइटम्स हो, खाने की चीजें हो, ऐसा कोई खाना जिसके अंदर ऑयल या फिर फैट की चीजें हो, उसको अगर ऐसे आप खुले में छोड़ देते हैं, उसको अगर ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसको थोड़ा सा खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को आपका रेंसिडिटी बोला जाता है। अनप्लीजेंट मतलब खराब लगने लगेगा, मतलब खाना खराब हो गया यार, खाने को तुम ऐसे खुले में छोड़ दोगे तो भैया खराब तो होगा ही, खराब हो जाएगा, टेस्ट भी बिगड़ जाएगा उसका और स्मेल भी बिगड़ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आपको इंग्लिश में क्या लिखना है, व्हेन एनी सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल और फैट गेट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लीडिंग टू ऑक्सीडेशन, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि फूड में अनप्लीजेंट स्मेल आ जाएगा और टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, टेस्ट भी उसका खराब हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। जब भी किसी ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग फूड आइटम को किसी भी ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीडेशन उसके अंदर हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में रिजल्ट में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब उसका स्मेल चेंज हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, तो दिक्कत ऑयल और ये फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स में जनरली होता है। ठीक है, ऐसे तो होता है सब में भैया, किसी भी खाने को ऐसे खुला छोड़ोगे तो खराब तो हो जाएगा, लेकिन हमको ऑयल और फैट के बारे में पढ़ना है, होता सबके अंदर होता होगा। ठीक है, प्रिवेंशन देखो, प्रिवेंशन मतलब बचोगे कैसे इससे, तो कैसे बचोगे भैया, इसके अंदर ऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जैसे कि विनेगर को ऐड किया जाता है और कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जिस उसको अंदर ऐड किया जाता है चीजों से बचने के लिए। नाइट्रोजन गैस का एडिशन करते हैं, मतलब बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, तो भेलपुरी के पैकेट्स होते हैं, तो ऐसे मतलब ज़्यादा जो पैकेट्स होते हैं फूड कंटेनिंग जिसके अंदर ज़्यादा दिनों के लिए खाने को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस का एडिशन होता है। जैसे कि चिप्स के पैकेट के अंदर होता इतना सही है, 5 4 होगा, 5 रुपए खरीदोगे 4 पीस आएगा उसके अंदर, 4 पीस। ठीक है, लेकिन भर देंगे इतना सारा हवा उसमें, वो हवा नहीं होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। उन लोगों की मजबूरी है भैया, मजबूरी इसलिए क्योंकि अगर मान लो वो पैकेट 2 3 साल तक नहीं बिका, वो तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, मान लो 1 2 साल में खत्म हो जाता होगा, तो उस चीज़ को बचाने के लिए, खराब ना हो इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को ऐड किया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उसको रेंसिडिटी से होने से बचा देता है और वो चीज़ें 1 2 साल तक आराम से खाने लायक बचा करके रखता है। हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग उस चीज़ को फ्रिज में डाल देते हैं। भैया अगर खाना सुबह में बना हुआ है तो उसको फ्रिज में डाल दो, शाम को निकाल कर गर्म करके खा लेंगे। तो इस तरह से होता है रेंसिडिटी, इसका था ये प्रिवेंशन। ये था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जब भी आप कोई खाना जिसके अंदर ऑयल या फिर फैट हो, उसको ऐसे खुले में छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसके अंदर। ऑक्सीडेशन होने के बाद में उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। प्रिवेंशन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर ऐड कर दो, नाइट्रोजन गैस को ऐड कर दो, या फिर फ्रिज के अंदर ढकेल दो उसको, फ्रिज के अंदर। इससे तुमको एंटीऑक्सीडेंट बता ही दो कौन कौन सा एंटीऑक्सीडेंट को जनरली यूज किया जाता है। तो समझो, देखो, प्रिवेंशन करते समय जब आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट में जनरली कंपनीज या फिर केमिकल्स का जो यूज होता है वो होता है BHA और BHT। BHA का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। इन दो चीजों का जनरली यूज किया जाता है। पूछेगा नहीं तुमसे, अगर पूछेगा तो नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद से नहीं दिया होगा, देख लेना एक बार, अगर पूछेगा तो तुम लिख देना। और तुम्हारे पास में एक और मैंने प्रोसेस डाल दिया कि कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब आप खाने को कभी भी रखते हैं तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा, मतलब हवा उसको बहुत ही ढक्कन बंद करके, साफ ऐसे ढक्कन बहुत ही टाइट बंद करके रखो ताकि हवा उसके अंदर ना जाए, और हवा नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका स्मेल नहीं चेंज होगा और टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आपका यहाँ पे चैप्टर होता है बहुत ही प्यार से खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को हाइप भी कर दो, और अगर अच्छा लगा हो तो सच में भाई प्लीज़ एक कमेंट, छोटा सा कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। अच्छा नहीं लगा हो तो गाली देके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, ये चैप्टर होता है आपका खत्म। इसके बाद में हम लोग अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे। दूसरे वीडियो पे मिलते हैं।